अच्छा एक काम करो, इसमें एनर्जी जो है वो, मैं इस चीज़ को वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। देखो इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये डाउन हिल मूव कर रहा है। ये कैसे मूव कर रहा है, डाउन हिल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, फिर कम 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 और वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया। बट अगर हम यहाँ पे प्रोटीन के रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे बात करें, नहीं, तो इसमें आपको सिर्फ ये कंसिडर करना है, आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ ये कंसिडर करें। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये एरो उल्टा हो जाएगा। इसका बेटा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है और यहाँ तक आते आते इसका रेडॉक्स पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आप इस चीज़ को ध्यान रखें, दिमाग नहीं लगाए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल से हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो इसमें इसका मूवमेंट जो है वो अप हिल हो रहा है। अब इसके बाद दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है, लिखो इस चीज को। उसके बाद हम शुरू करने वाले नॉन साइक्लिक रिएक्शन। हाँ, तो आयरन सल्फर प्रोटीन होगा। हाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर। नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ने से पहले आप साइक्लिक अच्छे से याद कर लें, तो आपको नॉन साइक्लिक याद होगी। चलो इसके बाद हेडिंग लिखिए आप, नॉन साइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस वहां नहीं आने वाले, ठीक है। तो सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। दैट्स वाई ये शुरू होगा फोटो सिस्टम 2 से। तो फोटो सिस्टम 2 बोलो या इसको पिगमेंट 680 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, मैग्नीशियम होता है जो पहले से 0 की फॉर्म में होगा। जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल होगी ये Mg2+ के फॉर्म में आ जाएगा। और ये कौन हो गया, दिस इज लाइट। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, रिसीव करता है फियोफाइटिन। कौन, फियोफाइटिन। बस हो गया, खत्म, इतना ही याद करना था, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको साइक्लिक रिएक्शन ही वापस रिपीट करनी है। तो P के बाद में P वापस आएगा, दैट इज द प्लास्टोक्विनोन। तो बोले प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर फोटोसिस्टम 1 के पास जिसको हम पिगमेंट 700 बोलते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फिर कहाँ जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास। बात है सब में। तो आपको सिर्फ तो इतना ही याद रखना था नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। तो क्या टफ था, नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी हमने प्रोटीन को कैसे अरेंज किया है, रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे। तो बेटा इधर हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इस तरफ इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और हम पोटेंशियल कौन सा कंसिडर करते हैं, रेडॉक्स। तो ये हो जाएगा रेडॉक्स पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब इन प्रोटीन को आप रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे जब अरेंज करते हो तो यहाँ पे ये बन क्या रहा है, Z बन रहा है। दैट्स वाई हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं। यहाँ तक बताइए कोई परेशानी नहीं। वापस देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी जिसको रिसीव किया फियोफाइटिन ने। अब ये फियोफाइटिन क्या होता है, क्लोरोफिल सुना है आपने, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, निकाल दो।
तो बाकी बचा जो कंपाउंड है उसको क्या बोला जाएगा, फियोफाइटिन, मतलब बिना मैग्नीशियम वाला क्लोरोफिल, मैग्नीशियम रहित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल माइनस मैग्नीशियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फियोफाइटिन। अच्छा पता है क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, उसमें से मैग्नीशियम हटाने के बाद फियोफाइटिन जो बनता है उसका कलर ब्राउन होता है। तो अर्थवर्म का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, क्योंकि अर्थवर्म खाता क्या है, लीफ, लीफ खाने के बाद वो क्लोरोफिल खाएगा, उसमें से मैग्नीशियम निकाल देगा, तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पिगमेंट है वो उसकी स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या आ जाता है, ब्राउन। ठीक है, तो फियोफाइटिन में लिख देती हूँ, ये क्या चीज़ होती है, क्लोरोफिल माइनस मैग्नीशियम इज इक्वल टू फियोफाइटिन। बाकी प्लास्टोक्विनोन आप जानते हो, साइटोक्रोम प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है साइटोक्रोम, ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन क्या है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन हो गया। एंड फिर इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चला गया, पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, तो एक बार फिर से हमें इसके ऊपर क्या करना होगा, लाइट फॉल करनी होगी, तो उसकी सी आउटर मोस्ट शेल में से फिर से इलेक्ट्रॉन वापस निकल जाएंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसको रिसीव करेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, और आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, फेरेडोक्सिन के पास। अब फेरेडोक्सिन से कहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कौन, रिसीव करेगा NADP, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH2 में। अभी बताऊंगी हाइड्रोजन कहाँ से आए, इतना समझ आ गया। तो जैसे रेस्पिरेशन में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन, वैसे ही आता है क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन में एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन आता है, NADPH2। समझ आ गई, NADPH2 नहीं, NADP, वो तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद बन रहा है H2, है ना। अच्छा अब क्या हुआ परेशानी, परेशानी ये है कि बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगली बार क्या बताओ ये फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करेगा क्या, तो अब ये क्लोरोफिल तो कुछ काम का नहीं बचा है। अगर बेटा इसको वापस अगर रीयूज अगर करना है तो उस कंडीशन में इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस आपको देने पड़ेंगे, और इसको +2 से वापस 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ऐसा काम कौन करेगा, पानी। तो पानी का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ये आपके पास H2O दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड प्लस हम बोलेंगे कि यहाँ पे O2 अलग हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं होगा। जब आप 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हो तो उसमें से ब्रेकडाउन कितना का होता है, 6 का। तो जब आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो ब्रेकडाउन किसका होगा, 1 का। ठीक है, तो सिंपल सी समझ आ गई बात। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस बन जाती है, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन तो हम वापस डोनेट कर देंगे किसको, ठीक है, और इस तरह से ये वापस Mg2+0 के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ ये रेडी है अब नेक्स्ट टाइम साइक्लिक वापस लाइट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, है ना। अब जो बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट होता है, तो वो तो कुछ काम नहीं आएगा। अब बचा कौन, प्रोटॉन, एंड ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या आया H+ आयन, तो ये क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। तो एंड में इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव किया, NADPH2 ने। बताइए कोई परेशानी नहीं। और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ADP फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा एंड फिर क्या बनाएगा, यहाँ से एक ATP का फॉर्मेशन बनता है। चल तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब ये आप लोग घर से होमवर्क करके लाओगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में डिफरेंस। क्या डिफरेंस लिखेंगे, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूम के सिंस वहीं वापस आ जाता है, तो वहाँ पे एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, फोटोसिस्टम 1 इटसेल्फ। यहाँ पे कौन होगा, NADP। दूसरा डिफरेंस भी हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम के आता है, यहाँ घूम के नहीं आएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 1 होगा, यहाँ पे कौन होगा, NADPH होगा, NADP होगा, है ना। पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे बेटा ओनली फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है, बट यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। अच्छा पॉइंट नंबर 5,
वहाँ पे NADPH2 नहीं बनता है, बट यहाँ पे NADPH2 बन रहा है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो पानी है, ये पानी टूटेगा कैसे? इस पानी को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा? लाइट। तो ये लाइट जो है इसका क्या करेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे पानी का ब्रेकडाउन होता है, बट वहाँ पे पानी का ब्रेकडाउन नहीं होता है साइक्लिक में। यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, बट उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए क्या आपको? ATP और NADPH2। सुनना ध्यान से, डार्क रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? ATP और NADPH2। अब ये ATP और NADPH2 दोनों बन रहे हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक रिएक्शन? भैया जब डार्क रिएक्शन के लिए ATP और NADPH2 दोनों नॉन साइक्लिक रिएक्शन में बन ही रहे हैं, तो फिर साइक्लिक रिएक्शन की जरूरत क्या पड़ी? तो सुने ध्यान से, आगे जाके जब हम इन डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे C3 साइकिल के अंदर कि अगर आपको एक CO2 को अगर फिक्स करना हो तो एक्चुअल में आपको वहाँ पे 3 ATP एंड 2 NADPH2 रिक्वायर होंगे, है ना। और अगर आपको यहाँ पे 6 CO2 को अगर फिक्स करना हो, मतलब अगर आपको एक ग्लूकोज अगर बनाना हो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 ATP, नहीं 18 ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। कहाँ पे? ऐसा हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में। तो इस इक्वेशन को देख के आपको क्या समझ आया कि ATP की रिक्वायरमेंट NADPH2 से ज़्यादा है, पर नॉन साइक्लिक रिएक्शन में तो दोनों बराबर बन रहे हैं। तो ये जो अधिक रिक्वायरमेंट ऑफ ATP है ये कौन फुलफिल करेगा? साइक्लिक रिएक्शन। समझ आ गई? तो साइक्लिक रिएक्शन के नीचे सिग्निफिकेंस लिख लेना क्या? फॉर्मेशन ऑफ मोर ATP विच इज रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मोर ATP। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। अच्छा, मान लो कि साइक्लिक रिएक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए तो एज सच फोटोसिंथेसिस पे कोई मेजर इफेक्ट होगा क्या? मेरा क्वेश्चन सुनिए, साइक्लिक रिएक्शन को बंद कर दिया जाए तो क्या इसका कोई मेजर इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा बेटा, क्योंकि ATP और NADPH तो कौन बना रहा है? नॉन साइक्लिक रिएक्शन बना रहा है ना। और वैसे बाय द वे बताऊं, डार्क रिएक्शन स्लो होती है एज कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो वैसे ही ATP और NADPH2 जितना डार्क रिएक्शन में कंज्यूम होता है ना, उससे वैसे ही ज़्यादा बन रहा है। तो साइक्लिक रिएक्शन फिलहाल अगर नहीं भी हो ना तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो अगर कोई पेस्टिसाइड नहीं, वीडिसाइड या हर्बिसाइड, वीडिसाइड या हर्बिसाइड जो साइक्लिक रिएक्शन को टारगेट करते हैं, क्या वो प्लांट को किल कर सकता है? नो। तो जितने भी जो हर्बिसाइड होते हैं, वीडिसाइड जो होते हैं ना, वो एक्चुअली उनको अगर प्लांट को अगर किल करना है तो उनको क्या ब्लॉक करना चाहिए? साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? तो एक्चुअली उसमें बहुत सारी जैसे मैं भूल गई हूँ, पर उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वीडिसाइड और हर्बिसाइड जो होते हैं ना, वो एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे ब्लॉक करते हैं इसको, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि अगर साइक्लिक रिएक्शन चलती रहेगी तो वहाँ तो सिर्फ ATP बनेगा, NADPH2 तो बनेगा नहीं। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो जितने भी हर्बिसाइड हो गए, वीडिसाइड होते हैं, वो एक्चुअली किसको टारगेट करते हैं? नॉन साइक्लिक रिएक्शन को। कोई परेशानी इसमें? नाउ अब देखो फाइनल डायग्राम। ये जो मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई ना, रफ है, ये दोनों रफ था। अब बनाते हैं इसका फेयर डायग्राम। ये तो हमने बेटा जब प्रोटीन को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे जब आप पेपर पे बनाते हो तब ये डायग्राम बनता है पेपर पे। तो अब क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है तो सुने ध्यान से। अब नीट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, मैं एक बार समझाऊंगी, दूसरी बार नहीं। तो यहाँ पे ये कौन है? ये हो जाती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। एक मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होता है कि प्रोटीन ज्यादा होता है? ऐसा कहना गलत है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। सुने बेटा, एक मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होगा, लिपिड ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का काम क्या है। अगर मेम्ब्रेन का फंक्शनल रोल है
और मेम्ब्रेन में काम कौन करता है? प्रोटीन। तो उसमें ज़्यादा क्या होगा? प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की मीजोजोम, सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम। या फिर अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो इन सब में क्या होता है? प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है लिपिड से। पर अगर मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर अगर पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है, या फिर वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, तो टेक्निकली इनका सबका काम क्या है? उन ऑर्गेनेली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो उसके ऊपर जो होता है वो हमेशा ज़्यादा क्या होगा? उसमें मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी ऐसा हम कोई क्लियर कट नहीं कह सकते कि मेम्ब्रेन के लिपिड ज़्यादा होगा कि प्रोटीन ज़्यादा होगा, नहीं, वो डिपेंड करते हैं कि मेम्ब्रेन कहाँ की है। ठीक है, अगर वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे ETS चलता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम होता है जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, तो उन जगह पे ज़्यादा क्या होगा? प्रोटीन ज़्यादा होगा। बात है समझ में? तो यहाँ पे हमें लिपिड से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है? इससे प्रोटीन से मतलब है। खैर, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे कौन? ये बाहर हो जाएगा स्ट्रोमा, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाएगा? ल्यूमन। वैसे ल्यूमन का मतलब भी होता है डेड स्पेस। जैसे आपने आर्टरी और वेन्स पढ़ी होगी जहाँ पे ब्लड फिल्ड होता है, तो वहाँ पे जो खाली जगह होती है उसको आप क्या बोलते हो? ल्यूमन। हार्ट के 4 चेम्बर्ड होते हैं, 4 चेम्बर्ड होते हैं, उसमें भी जहाँ ब्लड फिल होता है तो उस स्पेस को क्या बोलते हो आप? ल्यूमन। और फिर आपने ट्रैकेट्स और वैसल्स पढ़ा होगा, ये दोनों सेल्स भी कैसी होती है? डेड होती है। तो इनके अंदर भी जो खाली स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हो? ल्यूमन। तो ल्यूमन का मतलब ही क्या हुआ? डेड स्पेस, है ना? स्पेस मतलब होता है। तो ये तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया? स्पेस हो गया। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या हुआ? एक कॉइन हुआ कि एक रिंग हुआ? वेरी नाइस। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है? एक रिंग है। ये हमने छोटी क्लासेस में गलत पढ़ा था कि ग्रेना क्या होता है? स्टैक ऑफ कॉइन। कॉइन के स्टैक नहीं होते हैं, उनको बोलना चाहिए कॉइन ऑफ, स्टैक ऑफ रिंग बोलना चाहिए। जैसे मम्मी चूड़ी पहनते हैं तो उसमें जो बैंगल का सेट होता है ना, हाँ, ग्रेना ऐसे होते हैं। तो उसमें एक जो बैंगल है, एक जो चूड़ी है वो क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है जहाँ से चूड़ी को पहना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें ल्यूमन हो जाएगा। अब आई बात हमें, ठीक है? तो ये कॉइन नहीं होता है, ये क्या होता है? रिंग होता है। तो रिंग के बीच में जो खाली स्पेस है ये क्या है? ल्यूमन। एंड ल्यूमन बहुत काम का स्पेस है, देखना अभी, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा? फोटो सिस्टम। नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन मैंने बोला था कि अगर नहीं भी हो तो कोई काम ज़रूरी नहीं होता है। साइक्लिक रिएक्शन बेटा बहुत ही स्पेशल कंडीशन में चलता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगी। बाकी अदरवाइज नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में सिर्फ नॉन साइक्लिक रिएक्शन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? अच्छा, ये फोटो सिस्टम 2 किसको इलेक्ट्रॉन देगा? फियोफाइटिन को, है ना? तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फियोफाइटिन के पास। तो यहाँ पे लाइट फॉल होगा, लाइट फॉल हुआ, एंड फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और गया किसके पास? फियोफाइटिन के पास, ठीक है? अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन से B6 के पास, फिर F के पास जाएगा। अब ये परेशानी है कि मैं F इधर लिखूँ कि B6 इधर लिखूँ, या B6 इधर F इधर, तो ये परेशानी होगी। तो एक काम करें, आप इसमें ट्रिक याद रखें कि प्लास्टोसाइनिन हमेशा किधर होता है? ल्यूमन के अंदर। जैसे रेस्पिरेशन में आपने साइटोक्रोम C सुना था जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी पोजीशन याद कर लें कि साइटोक्रोम C जो है मेम्ब्रेन से बाहर होता है, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ पूरी जगह में मूव कर सकता है, ठीक है? तो ये कहाँ पे होता है? ल्यूमन के अंदर होता है। अब बताओ, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? B6 और F। तो कॉमन सेंस की बात है, इधर F होगा और इधर कौन होगा? B6 होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? B6 से कहाँ गया? F के पास। फिर F से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लास्टोसाइनिन के पास गया। अब ये बेटा आपने देखा है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाना है, तो कैसे? बीच में क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन, एंड क्विनोन बेंजीन होता है। क्विनोन क्या होता है? बेंजीन होता है। और बेंजीन पानी में तो नहीं घुलता है, तो कहाँ पे घुला हुआ होगा? फैट में। तो बेटा प्लास्टोक्विनोन जस्ट लाइक यूबिक्विनोन ये मूव कर सकता है, तो ये मोबाइल एलिमेंट है, बट ये मेम्ब्रेन के अंदर अंदर मूव कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 मोबाइल कैरियर पढ़ाए,
एक जो मेम्ब्रेन के अंदर अंदर मूव करे दैट इज द प्लास्टोक्विनोन, और दूसरा जो वाटर सॉल्युबल है दैट इज द प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पे ये कौन है, प्लास्टोक्विनोन हो गया। अब ये कन्वर्जन में आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा चुकी हो ना, तो प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट होगा किसमें, प्लास्टोक्विनोल के अंदर, जो नीट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, पढ़ा चुकी हो। नहीं तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पिक करेगा किसी प्लास्टोथियोफाइटिन से, एंड प्रोटॉन कहाँ से पकड़ेगा, याद है ना, ये हाइड्रेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को पिक करता है ना, तो यहाँ से ये प्रोटॉन को पिक करेगा, ठीक है। अब कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोल के अंदर। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर देगा B6 को, तो ये खुद वापस कन्वर्ट होगा इसके अंदर। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो किसके पास चले गए, इलेक्ट्रॉन तो चले गए किसके पास, B6 के पास, बचा कौन, प्रोटॉन। तो आप समझ रहे हैं इधर कौन आ गया, कौन आ गया, प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली देखो ल्यूमन के अंदर क्या इकट्ठा हो रहा है, तो प्लास्टोक्विनोन का एक्चुअली काम क्या हुआ, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ के ल्यूमन के अंदर धकेलना, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ के ल्यूमन के अंदर धकेलना। तो ये क्या डेवलप कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, देखिए अभी। अच्छा, फिर इसके बाद अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बोलो, फोटोसिस्टम 1 के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 से कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, और आयरन सल्फर प्रोटीन से जाएगा कहाँ पे, फेरेडॉक्सिन के पास। तो वापस देखो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 के पास, 1 से आपको जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, और आयरन सल्फर प्रोटीन से जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास। अब इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से छीन के आपको देना है किसको, NADPH2 को, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, ये हो जाएगा क्या, NADP यहाँ पे जाके कन्वर्ट होगा किसमें, NADPH2 के अंदर। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका पोजीशन, इसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज है एंजाइम, FNR, फेरेडॉक्सिन NADPH2 रिडक्टेज। कॉमन सेंस की बात ही कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को छीन के इसको दे रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो फेरेडॉक्सिन NADPH2 या NADP रिडक्टेज एंजाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है एग्जैक्टली, FNR स्ट्रोमा के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, हालांकि मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, बट किधर की तरफ होता है, स्ट्रोमा की साइड की तरफ होता है। कोई परेशानी इसमें, आगे देखो इधर। अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इसको वापस कौन देगा, वाटर। पर वाटर यहाँ पे वाटर को ब्रेक डाउन कौन करेगा, इसको ब्रेक डाउन करता है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 मेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेटल कौन सा है, मैग्नीज। मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही है, मैग्नीज की बात हो रही है। इसको ऐसे याद रख लेना, 2 लोग ऐसे जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, और एक ऐसा जिसके ऊपर 1 नेगेटिव है। तो मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड, ये 3 मेटल इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हालांकि जो मैग्नीज होता है वो मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है कौन, ये। तो मैग्नीज अपनी इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी कहाँ से करता है, वाटर से। तो वाटर यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन तो वापस यहाँ चले गए, ठीक है। और बचा कौन, ऑक्सीजन। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर का फोटोलाइसिस होता है वो एग्जैक्टली उसकी साइड क्या है, तो आप बोलोगे थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर। एग्जैक्टली इसकी साइड क्या है, हाँ, तो ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व होती है, ल्यूमन के अंदर, थाइलेकॉइड ल्यूमन में इवॉल्व होती है। यहाँ से फिर ये स्ट्रोमा में निकल जाएंगे, स्ट्रोमा से साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर, और फिर स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी, ठीक। बचा कौन अब, प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली फिर देखो क्या हुआ, वाटर के भी फोटोलाइसिस की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट।
और हमने अभी पढ़ा था कि बेटा वाटर को भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइट। तो अब मुझे बताओ कि लाइट रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है, तो एग्जैक्टली लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या काम है? सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ये लाइट बंद कर दीजिए उन्होंने, इसको ऑन करो, एक बच्चे को वापस भेजो। अब बताओ लाइट का एग्जैक्टली काम क्या है? तो एक तो आपने देखा है कि ये पानी को तोड़ रहा है, तो एक तो आप लोग देख रहे हो कि ये वाटर को तोड़ रहा है, एंड दूसरा आप लोग देख रहे हो कि क्लोरोफिल को एक्साइट करके उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। बस पूरी फोटोसिंथेसिस में लाइट का यही काम है। एक तो काम क्या हो गया बोलो, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना। फिर बंद कर दिया है मैंने। और दूसरा इसमें काम हो जाएगा क्या, दूसरा इसमें काम हो जाएगा क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलो कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कीमियोस्मोटिक थ्योरी। चलो इधर देखो, और अरे बस कीमियोस्मोटिक थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली देखो इसमें क्या हुआ, ये फिर से क्या बन गया, ये क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ऐसा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जब भी बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट तो क्या बनता है, एटीपी। क्या बनेगा, एटीपी। अब अगर पीएच की बात की जाए तो यहाँ पे पीएच अगर 5 है तो नो डाउट इधर पीएच कितना होगा, ज़्यादा ही होगा, मतलब 7 होगा। अच्छा, ये पीएच का डिफरेंस दिन में होगा कि रात में होगा कि 24 आवर होगा? कॉमन सेंस की बात है, लाइट रिएक्शन सिर्फ कब होती है, दिन में। तो ये जो पीएच का डिफरेंस है ये भी आपको सिर्फ कब मिलेगा, दिन में। कोई परेशानी, ठीक है। तो एक हमारा, जैसे हमने रेस्पिरेशन में ETS नहीं पढ़ा था, तो आपको ये नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग ETS नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो एनसीईआरटी में हेडिंग क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिखा है हेडिंग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बंद कर दो बेटा इसको।